प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक होने पर दिया जोर, कहा सरकार सहमति से ले निर्णय। कृषि मंत्री ने कहा जिला कलेक्टरों को फसल क्षति की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसके आधार पर दिया जाएगा मुआवजा। और भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी ही जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही जरूरी देश की रक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर बनी लगभग 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का एयर शो भी देखा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के पिछड़े जिलों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 114 छोटे पुल और 271 अंडरपासेस हैं। और बढ़ते हैं प्रदेश की खबरों की तरफ। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आदिवासी समाज को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है, तभी वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बात राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर गोंड समाज विकास समिति और आदिवासी समाज द्वारा अंबिकापुर के अजीरमा में कल आयोजित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन में कही। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल होने पहुंची थी। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने गोंडवाना भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर गोंड समाज के रीति रिवाजों की झलक भी देखने को मिली। राज्यपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें आदिवासियों ने जमीन पर कब्जा, पुलिस के मामले और 5वीं अनुसूची के नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के साथ ही कई अन्य जानकारियां दी हैं। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि सभी की सहमति से ही किसी तरह के फैसले लिए जाएं। अपनी आवाज को भी उठाना पड़ेगा, तभी कहीं उनको हक और अधिकार मिल सके। आज भी मैंने सुबह से आज सर्किट हाउस में जब मैं मिल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि हमारी जमीनों को गैर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। किसी के साथ पुलिस से संबंधित मुझे शिकायत आई है। बहुत सारे लोगों को जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा को अधिकार है, अब देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां प्रदूषण से बचाया जा सकता है, गांव के पास में ही इंडस्ट्री ऐसी डाली जाती है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है स्टील से संबंधित, वो बोलते कि इससे गांव के पास हो रहा है और वो नहीं चाहते हैं, तो उससे भी मुझे ज्ञापन दिए हैं। कुछ बांध को लेकर भी कि कुछ 10, 12, 15 गांव भी डूबने आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की मांग आ रही है और हो सकता है कि
जो भी कुछ हो सरकार उनको विश्वास में लेकर काम करे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में जगह जगह अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में बेमौसम हुई बारिश से फसलों को किसी तरह का नुकसान होने की आशंका नहीं है। इसके बावजूद जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वे किस इलाके में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट भेजें और उसी आधार पर मुआवजा भी दिया जाएगा। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि अभी भी फसल खेतों में ही है और किसानों को फसल उत्पादन में किसी तरह की आर्थिक क्षति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में धान खरीदी आगामी 1 दिसंबर से ही शुरू होगी। फसल अभी खेतों में खड़ी है, उसको कोई नुकसान होगा नहीं। और जो बहुत अर्ली वैरायटी के फसल किसानों ने अपने खलिहान तक ले आया है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने इस संदर्भ में कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कहाँ कितना नुकसान हो सकता है, उसको आकलन करके वो रिपोर्ट भेजेंगे। जहाँ तक धान खरीदी का सवाल है, हमने 1 दिसंबर की तारीख तय किया है। धान खरीदी 1 दिसंबर से ही प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया कि वे भी रचनात्मक रूप से विरोध करें। गया है, हमेशा इतनी बैठकों की शीतकालीन सत्र होता है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी योजनाओं को लेकर के, गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, हमारी नई योजनाओं को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे। हम प्रतिपक्ष से भी उम्मीद करते हैं वो विरोध करे, रचनात्मक रूप से सुझाव दे। हम उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 13 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। उन्हें अब क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन सभी यात्रियों पर लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखें। इन देशों के यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह टीका लगवाने का स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और 72 घंटे से कम समय की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। इस बीच देश में 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके पहली डोज और 37 करोड़ 51 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 54,46,000 टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% रह गई है। कल 23,874 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 17 जिलों में कल कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। इस समय राज्य में 255 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और भिलाई इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में देश की आजादी में जनजातियों का योगदान और जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। विशेष वक्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए उनकी मानसिकता के अनुरूप कार्य करने होंगे ताकि उन्हें विश्वास में लिया जा सके। हम लोगों को एक बात तो करना ही होगी, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत शांतिपूर्ण विकास हो और यहीं के स्थानीय रूप से वो लोग करें। बड़े बड़े कारखानों के बजाय उनको आधुनिकतम जीवन में ले जाने के लिए अगर हम शुरू करें तो हमको शुरू करना पड़ेगा जो उनकी वनोपज हैं उनको प्रोसेसिंग का उद्योग हम खड़ा करें। यहाँ पर अगर ये जो छोटे छोटे जो हमारे जो वनोपज, जैसे एक आंकड़ा मैं बताऊँ आपको, तो बस्तर में अभी भी 45% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 45% आमदनी उनकी वनोपज पर आधारित है।
वहीं इस वेबिनार में शामिल भिलाई इस्पात संयंत्र के सहायक महाप्रबंधक सचिन रंगारी ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र जनजातीय क्षेत्रों में विकास और स्वरोजगार के साथ ही शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है और शिक्षा के प्रति अब जनजातीय लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक कैलाश मल्होत्रा, प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय प्रमुख शैलेश फाय और पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक सुनील कुमार तिवारी भी उपस्थित थे। कोरिया जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी आंगनवाड़ी में प्रोटीन के भरपूर स्रोत अंडे का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने ग्राम पंचायत सरभोका में माताओं और बच्चों से मुलाकात की और उन्हें सुपोषण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जिले को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए सभी को आपसी सहभागिता और जागरूकता के साथ काम करना होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि अंडा उत्पादन और आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जिले में स्व सहायता समूहों के द्वारा ही यह कार्य किया जाएगा। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रेडी टू ईट बनाने वाले समूह को पूरक पोषण आहार में गुणवत्ता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी ने कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए गए इस अभियान का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जो आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कुपोषण का चलाया जा रहा है, इसमें माननीय कलेक्टर द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें अवश्य ही लाभ मिलेगा और बहुत ही सराहनीय योगदान है कलेक्टर साहब का, जो ये ऐसे पंचायतों में पहुंच के, ऐसे केंद्रों में पहुंच के उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों को बुला के इस कुपोषण शिकार को खत्म करने के लिए एक पहल कर रहे हैं। इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा और एक जो कुपोषण परिवार है उसको भी एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जो अपने बच्चों का अगर ध्यान देंगे तो कुपोषण से बाहर अवश्य आ सकते हैं। जनपद सदस्य कमलकांत साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम की मदद से जिले में सुपोषण का स्तर बढ़ा है। ये थी कि ऐसे ही चलते जा रहा था और सुपोषण का जो रेशियो था थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी लगभग 40 के आसपास थे। माननीय कलेक्टर जी ने संज्ञान में लिया और ये जो कार्यक्रम चलाया है बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। आने वाले समय में हम सभी जनप्रतिनिधिगण मिलकर इस सुपोषण को एक सिरे से यहाँ से खत्म करें। और इस अवसर पर सरभोका गांव में कुपोषित बच्चों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग भी की गई। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव की बेटी पिंकी ने मेहनत से पढ़ाई कर असंभव को भी संभव कर दिखाया। सब्जी विक्रेता की ये बिटिया राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। डबरा ब्लॉक की बेटी पिंकी मनहर के पिता बाजार में घूम घूम कर सब्जी बेचा करते हैं। पिता के खून पसीने की मेहनत रंग लाई और पिंकी ने पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनकर न केवल गांव का नाम रोशन किया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि मन में ठान लें तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। पिंकी ने यह भी साबित किया कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई में भी उतना ही दम है जितना बड़ी इमारतों वाले हाई क्लास स्कूलों में है। बचपन से ही छोटे से गांव धुरकोट के हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बिलासपुर के गर्ल्स कॉलेज में पिंकी मनहर ने ग्रेजुएट किया। उसके मन में ठान लिया था कि उसे कुछ कर दिखाना है। 2 साल तक लगातार CGPSC की तैयारी करती रहीं और पहले प्रयास में वे आबकारी सब इंस्पेक्टर बनी, लेकिन इस पद से वे संतुष्ट नहीं हुई। फिर लगन से पढ़ाई कर दूसरी बार में ही डिप्टी कलेक्टर बन गईं। पिंकी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। पिंकी ने लड़कियों को यह संदेश दिया है कि वे अच्छे से पढ़ाई करें और आत्मनिर्भर बनें। सभी युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहूँगी सिविल सर्विस परीक्षा की ओर वो बिल्कुल अपना ध्यान आकर्षित करें। और यहाँ मेन समस्या ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो युवाएं जागरूक नहीं होती हैं और वे अपने समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर देते हैं, या तो फिर वे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते हैं, या आर्थिक समस्या हो सकती है या पारिवारिक समस्या हो सकती है, तो उस वजह से वे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोग को मैं संदेश देना चाहूँगी कि समस्याएं आती हैं
और उनको पार करके आगे बढ़ना चाहिए और उन समस्याओं के साथ रुक नहीं जाना चाहिए। तो फिर बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए और इस समय और इस जो अपॉर्चुनिटी है उनका भरपूर उपयोग करें और एक अच्छे पद पे चयन हो। 2019 में मुझे आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयन किया गया और 2020 में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ है। और पूरी तैयारी के दौरान परिवार वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आगे इस पद पे पढ़ पाई और अपना पढ़ाई जो है वो जारी रख पाई। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान पिंकी ने हर दिन करीब 8 घंटे पढ़ाई की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।